अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। आपने जो सेकंड ईयर में भी पढ़ा, मैट्रिक में भी दिया गया था। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर मुख्तलिफ़ शक्लों के अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ मुख्तलिफ़ शक्लों के कैपेसिटर आगे बारी बारी पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं। तो ये सारे हम यहाँ पढ़ेंगे। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है। दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल है। एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल के इधर ट्रांसफ़र करता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो वैसे वैसे इन प्लेटों पे चार्ज स्टोर होता जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बैटरी को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूव करने में वर्क करना पड़ता है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है बैटरी का वर्क भी इंक्रीज़ होता जाता है। यानी ज़्यादा चार्जेस फ़्लो करने हो तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। पीछे हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था, V=W/Q। जैसे जैसे बैटरी का वर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। हम यूँ कह लें कि जैसे जैसे इधर ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे बैटरी का वर्क भी इंक्रीज़ होता जाएगा, और वर्क की वजह से पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि इन प्लेटों पर स्टोर शुदा चार्ज और पोटेंशियल जो इन प्लेटों के दरमियान है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बताया यहाँ पे कि जैसे जैसे बैटरी इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगी, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा चार्ज जब इधर जाएंगे तो बैटरी का वर्क इंक्रीज़ होता जाएगा। वर्क जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो यूँ कह लें कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा बैटरी का वर्क बढ़ने की वजह से वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है आपस में। तो यूँ कह लें कि चार्ज और पोटेंशियल फिर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, क्योंकि ज़्यादा चार्ज होगा तो बैटरी का वर्क ज़्यादा होगा, वर्क से पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। Q और V प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। ये कांस्टेंट यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पर कैपेसिटेंस कहलाएगा, Q=CV में। कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटर की वो सलाहियत है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की हम डेफिनेशन भी कर सकते हैं। Q बराबर था CV के, और C किसके बराबर होगा? Q/V के। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। Capacity of a capacitor to store charge is called capacitance। तो यूँ हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं। आगे है इसका यूनिट। कैपेसिटेंस का यूनिट साइंटिस्ट माइकल फैराडे की वजह से फैराड होता है। चार का यूनिट कूलम है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। V का यूनिट वोल्ट है। तो फैराड कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ से फैराड की डेफिनेशन यानी कैपेसिटेंस के यूनिट की डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। अगर ये 1 हो, ये 1 हो, 1 और 1, ये भी 1 आएगा। अगर एक कैपेसिटर पर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो और उसकी वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बन जाए तो उसकी कैपेसिटेंस 1 farad होगी। The capacitance of a capacitor will be 1 farad if charge of 1 coulomb stored on its plate produces a
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो आगे कुछ डेफिनेशनें हम पढ़ेंगे। एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स हमने पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म होती हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन आपने एफएससी में भी पढ़ी थी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सरफेस से गुज़रती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। यानी जितनी लाइन एक सरफेस से गुज़र रही होंगी उसकी तादाद को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो एक और डेफिनेशन भी है जिस डेफिनेशन से इसका फार्मूला बनेगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट कह लें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and vector area A is called electric flux। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया A का स्केलर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसे हम फाई E से शो करेंगे। ये E और A का स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को दो वेक्टरों के दरमियान डॉट लगा के शो करते हैं। तो ये फार्मूला बनेगा फ्लक्स का। तो याद रखिए ये E तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ये जो एरिया है ये वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया है तो फिर इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। याद रखिए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस पर इस तरह परपेंडिकुलर होती है। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा दी गई सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी, इस तरह। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा दी गई सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये याद रखिएगा कि अगर सरफेस फ्लैट हो तो फिर तो यही फार्मूला, इस तरह सीधी हो तो फिर ये फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है। लेकिन कुछ केस में सरफेस यूं करके कर्व्ड होती है, जैसे ये सरफेस यूं करके कर्व्ड है, मुड़ी हुई है। सरफेस अगर कर्व हो तो एरिया की डायरेक्शन तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि इसको अगर हम खोलते हैं तो ये बनता है E की मैग्नीट्यूड A की मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन E एंड A। एक टिपिकल एंगल होना चाहिए E और A का, वो हम यहाँ दर्ज करेंगे। E और A के दरमियान कोई भी हो सकता है। तो अगर एरिया की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका एंगल भी चेंज होता जाएगा। एंगल चेंज हो रहा होगा तो ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा तो चेंज हो रहा है। इसलिए अगर सरफेस कर्व्ड हो तो फ्लक्स निकालने के लिए हम सरफेस को छोटे छोटे इस तरह टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस टुकड़े का एरिया DA है, उसकी डायरेक्शन यूं करके इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका एरिया DA है, उसकी डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर है। यहाँ जो टुकड़ा बनेगा उसकी डायरेक्शन उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वेक्टर पूरी सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। हर टुकड़े का एरिया उस पर परपेंडिकुलर होता है। हर टुकड़े का अलग अलग फ्लक्स निकालते हैं, फिर उन सब को आपस में ऐड करके टोटल फ्लक्स निकलता है।
तो इस सूरत में एक टुकड़े का फ्लक्स जो होता है उसको डी या डेल्टा फाई ई कह लें। वैसे तो फाई था, एक टुकड़े का फ्लक्स डेल्टा फाई ई या डी फाई ई होगा। और एक टुकड़े का एरिया भी हमने पढ़ा था, डी ए था, स्मॉल ए भी कह सकते हैं इधर। तो एक टुकड़े का ये फ्लक्स है, क्योंकि एक टुकड़े का एरिया डी ए है तो फ्लक्स डी फाई ई होगा। तो टोटल सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा, इन तमाम टुकड़ों के फ्लक्स को ऐड कर दें या इंटीग्रेट कर दें इस तरह। इंटेग्रल और डिफरेंशियल कट गए, फाई हो गया, ये होगा इंटेग्रल डी ए। आम तौर पर ये सरफेस क्लोज होती है, यहाँ तो उसका कुछ हिस्सा दिखाया गया है। आम तौर पर ये सरफेस क्लोज होती है इस तरह, जैसे सफ़ियर है। अगर क्लोज सरफेस हो तो मैथ में आपने पढ़ा होगा इस इंटेग्रल को क्लोज्ड इंटेग्रल कहते हैं। क्लोज सरफेस हो तो फिर फ्लक्स के फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इंटेग्रल की जगह ये क्लोज इंटेग्रल, ये दायरा सा बना दें तो वो क्लोज इंटेग्रल बन जाता है। ये बल्कि डी था, इधर भी डी था। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का ये फार्मूला बनेगा, उसमें यहाँ क्लोज इंटेग्रल आएगा। ये सिंबल क्लोज इंटेग्रल का है।